8वें एपिसोड की शुरुआत होती है और हम उस आदमी को हरितवन की जंगलों में अपनी मंजिल तलाशते हुए देखते हैं। नक्शे से लिपटा फल देखकर उसे नोरी की याद आती है। तभी जंगल में किसी को देखकर वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है। गिरते पड़ते करीब पहुंचने पर वो नोरी को देखता है, जो असल में वही जादूगरनी होती है जो लंबे समय से उसे तलाश रही है। वो आदमी डर जाता है, घबरा कर पीछे हटने लगता है, पर वो जादूगरनियां उसके आगे सर झुका देती हैं और उसे साउरॉन कहकर पुकारती है। कहानी एरिग्योन की ओर मुड़ती है, जहां एल्रोंड मिथिल को पाने में नाकाम होने की चर्चा करता है। कैलिब्रिम्बोर कहते हैं काश कोई ऐसा तरीका होता कि बिना मिथिल के वो अपनी प्रजाति को बचा पाते। एल्रोंड कहता है दूसरा कोई तरीका है ही नहीं, बेहतर होगा कि गिलगलाट को सच बता दिया जाए ताकि सारे एल्व्स द्वीप छोड़कर जल्द से जल्द चले जाए। तभी वहां गैलेड्रियल पहुंचती है। उसे एरिग्योन में देखकर एल्रोंड चौंक जाता है। गैलेड्रियल कैलिब्रिम्बोर से हेलब्रांड का इलाज करने की याचना करती है। एकांत में एल्रोंड गैलेड्रियल से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पहुंची कैसे, जबकि उसे जहाज पर बैठाकर वेलेनोर के लिए रवाना कर दिया गया था। गैलेड्रियल कहती है वो जहाज से कूद गई। उसे यह एहसास था कि उसका फर्ज अब भी अधूरा है। गैलेड्रियल का साथ ना दे पाने के लिए एल्रोंड उससे माफी मांगता है। इलाज के बाद स्वस्थ होकर हेलब्रांड कैलिब्रिम्बोर से मिलता है। वो बताता है कि उसके गुरु अक्सर उनके कलाकारी की तारीफें करते थे। कैलिब्रिम्बोर पूछते हैं क्या वो भी एक शिल्पकार है। हेलब्रांड हाँ कहता है और साथ ही बताता है कि वो शिल्पकार तो है पर कैलिब्रिम्बोर जितना हुनरमंद नहीं। हेलब्रांड मिथिल को अपने हाथ में उठाकर पूछता है कि ये कौन सी धातु है। कैलिब्रिम्बोर बताते हैं वो कुछ बना रहे हैं जिसके लिए इतना काफी नहीं है। हेलब्रांड सुझाव देते हुए कहता है कि मिश्रण से धातु की शक्तियां बढ़ाई जा सकती है। कैलिब्रिम्बोर उसे बोलना जारी रखने को कहते हैं। हेलब्रांड बताता है उसके यहाँ कीमती धातु ढूंढना मुर्गी के दांत ढूंढने के बराबर होते हैं, इसलिए धातुओं को मिलाकर वो ताकत बढ़ाते हैं और खामियां छुपाते हैं। जैसे लोहे में गिलेट का मिश्रण करके तलवार को हल्का और ताकतवर बनाया जा सकता है। हो सकता है कि ऐसी भी कोई धातु हो जिसके मिश्रण से इसकी शक्तियां भी बढ़ाई जा सके। हेलब्रांड की बातें सुनकर कैलिब्रिम्बोर शब्दहीन हो जाते हैं और उसका शुक्रिया अदा कैसे करे समझ नहीं पाते हैं। हेलब्रांड कैलिब्रिम्बोर को अपना सुझाव तोहफे में दे देता है। वहीं एरिग्योन पहुंचे गिलगैलेट पूछते हैं क्या इतना सा मिथ्रिल पूरे मध्य धरती के लिए काफी होगा। कैलिब्रिम्बोर कहते हैं वो इस धातु से एक ताज का निर्माण करेंगे। गिलगैलेट पूछते हैं कि ताज ही क्यों। कैलिब्रिम्बोर बताते हैं गोल आकार की वजह से, जिससे उस पर गिरने वाली रोशनी उसके परिधि में घूमते हुए असीम शक्तियां पैदा करेगी। गिलगैलेट ऐसी शक्ति किसी एक के हाथ में देना जोखिम भरा समझते हैं। एल्रोंड कहता है इसलिए ये शक्ति उन्हें सौंपी जाएगी। एल्रोंड थोड़े और वक्त की गुजारिश करता है। गिलगैलेट बताते हैं जब से दक्षिण में ज्वालामुखी फटी है तब से दिव्य वृक्ष के पत्ते झड़ते जा रहे हैं। जल्द ही आखिरी पत्ता गिरेगा और तब तक अगर एल्व्स ने ये भूमि नहीं छोड़ी तो वो लुप्त हो जाएंगे हमेशा के लिए। कैलिब्रिम्बोर थोड़े और वक्त की याचना करते हैं। गिलगैलेट कहते हैं वक्त ही तो नहीं है उनके पास। वो कैलिब्रिम्बोर के साथ सभी को लिंडन पहुंचने का आदेश देते हैं। अकेले में एल्रोंड गिलगैलेट को समझाने की कोशिश करता है उन्हें कम से कम 3 महीने का वक्त तो देना ही होगा। गिलगैलेट मानते हैं बस उम्मीद पर इतना समय गवा देना मूर्खता होगी। वहीं एल्रोंड का मानना है उम्मीद ही जीवन का आधार है, भले ही उसकी चमक फीकी पड़ जाए। वो गिलगैलेट से बस एक आखिरी मौका मांगता है। कैलिब्रिम्बोर मिथ्रिल को आकार देने की क्रिया शुरू करते हैं जिसमें हेलब्रांड उनकी मदद करता है, पर गैलेड्रियल को हेलब्रांड पर शक होने लगता है। वो अपने सहायक से दक्षिण भूमि का इतिहास वंश संपूर्ण जानकारी जुटाने का आदेश देती है। तभी वहाँ हेलब्रांड पहुँचता है। गैलेड्रियल कहती है उसमें और कैलिब्रिम्बोर में काफी जल्दी दोस्ती हो गई है। हेलब्रांड कहता है वो बस थोड़ी सी मदद कर रहा है और साथ ही बताता है कि अगर मौका मिले तो कैलिब्रिम्बोर जैसे महान हस्ती के साथ कौन दोस्ती नहीं करना चाहेगा। हेलब्रांड जान बचाने के बदले गैलेड्रियल का धन्यवाद करता है। गैलेड्रियल कहती है समुद्र में हेलब्रांड ने भी उसकी जान बचाई थी, इसलिए हिसाब बराबर। हेलब्रांड कहता है जब वो हार मान चुका था तब गैलेड्रियल थी जिसने उस पर भरोसा किया, उसका फर्ज याद दिलाया। वो मानता है गैलेड्रियल का उस पर बड़ा एहसान है, पर गैलेड्रियल को हेलब्रांड की बातों में फरेब की बू आती है। हरितवन में जादूगरनियों से घिरा वो आदमी अपनी शक्तियों के बारे में जानता है। उसकी शक्ति जितनी जागृत होगी उतना ही यादों से पर्दा हटेगा। जिसने उसे यहाँ भेजा उसी ने उसकी यादों पर पर्दा डाला। जादूगरनियां कहती है वो यहाँ उसका स्वागत करने आई हैं, उसे अपनी दुनिया में ले जाने आई हैं।
ये सुनकर वो आदमी उन्हें नक्शा दिखाता है। इसे मायावी मंडल कहते हैं। वो कहती है ये नक्षत्र मंडल सिर्फ एक ही जगह दिखता है, दूर पूरब में, जहाँ के सितारे विचित्र है। भूमि जो कहलाती है रोम, जहाँ का वो मालिक है, जहाँ की ज्वाला भी उसके हुक्म का गुलाम है। जल, हवा, चट्टान सब उसके अधीन है। ये सारी बातें उसके अंदर एक शैतानी ताकत को जगाती है, जिससे आसपास का सारा माहौल खौफ में बदल जाता है। पर उसका अपनी शक्तियों पर काबू नहीं। कोई आफत न हो जाए इसलिए वो जादूगरनी उसे बेहोश करके पेड़ से बांध देती है। ये सारी बातें हरफुट छुप कर सुन रहे होते हैं और उस आदमी को उनके चंगुल से कैसे छुड़ाया जाए योजना बनाते हैं। गोल्डी शोर से जादूगरनियों का ध्यान भटकाती है। नोरी और सैडोक चुपके से उस आदमी के पास उसे छुड़ाने के लिए पहुंचते हैं। जादूगरनियों से बचते हुए घास पर गोल्डी को वो आदमी बेहोश पड़ा मिलता है, जिसे नोरी छुड़ाने गई है। जिसके भेष में छुपी वही जादूगरनी होती है। नोरी को बचाने के लिए सैडोक बीच में आते हैं और छुरे के वार से घायल हो जाते हैं। नोरी उनके हाथ लग जाती है, लेकिन वो नोरी की जान ले पाए उससे पहले वो आदमी जाग जाता है और उन पर पलटवार कर देता है। इसी बीच पॉपी फंस जाती है। वो जादूगरनी आगे कुछ करे तब तक सैडोक उसे जख्मी कर देते हैं। उस आदमी को बचाने के लिए नोरी जादूगरनी को गुस्सा दिलाकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, पर गुस्से में भड़की वो जादूगरनी उन पर आंख बरसाने लगती है। वो हार्फुट्स को जलाकर भस्म कर दे उस आदमी के रहते मुमकिन नहीं था। उन्हें पता लग जाता है कि वो सारोन नहीं बल्कि कोई दूसरा ईस्टर है। वो उन्हीं के छड़ी से उन्हें दूर अंधकार में ढकेल देता है और फिर सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। पर सैडोक पर हुआ वार धीरे धीरे उनकी सांसों को रोक रहा है। वो कहते हैं अलविदा लेने का वक्त आ गया है। वो अपने आखिरी समय में उगते सूरज को देखने की इच्छा जताते हैं और उगते सूरज के पहले किरण के साथ ही वो अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। आगे हम समुद्र में निम्नौर की ओर बढ़ते जहाज़ों को देखते हैं। महारानी कहती हैं वो एलेंडील का दुख कम तो नहीं कर सकती, पर बांट जरूर सकती है। एलेंडील कहता है कभी महारानी ने उससे पूछा था कि उसने गैलेड्रियल को क्यों बचाया, तब उसके पास कोई जवाब नहीं था। पर अब उसे एहसास हो गया है कि ऐसा करके उसने कितनी बड़ी गलती की है। गैलेड्रियल की मदद करने में उसे अपने बेटे इसिल्डूर को खोना पड़ेगा, ये उसने कभी सोचा नहीं था। मिरियल कहती है सच्चाई के पथ पर चलने वालों को कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। एलेंडील कहता है वो इसिल्डूर की कुर्बानी को जाया नहीं होने देगा, चाहे अंजाम जो भी हो। कहानी वापस एरिग्योन की ओर मुड़ती है। गैलेड्रियल सच्चाई जान चुकी है। हेलब्रांड पर उसका शक सही था। वो हेलब्रांड से उसकी असलियत पूछती है, क्योंकि दक्षिण का वंश तो हजारों साल पहले ही मिट चुका है। उसका तो कोई वारिस ही नहीं बचा है। हेलब्रांड के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है सिवाय सच कहने के। पर वो गैलेड्रियल को शब्दों के जाल में उलझाने लगता है। गैलेड्रियल उसे अपना असली नाम बताने के लिए कहती है। हेलब्रांड कहता है वो तब से जिंदा है जब से इस दुनिया की शुरुआत हुई है, और तब से लेकर अब तक उसके कई नाम रह चुके हैं। गैलेड्रियल उसे मारने का प्रयास करती है, पर हेलब्रांड उसे अतीत में भेज देता है। अपने भाई फिनरोड को जिंदा पाकर वो खुश तो होती है, पर उसे याद है कि उसका भाई बहुत पहले ही जा चुका है। वो समझ जाती है कि हेलब्रांड उसके दिमाग से खिलवाड़ कर रहा है। वो उसके झांसे से बचकर समुद्र में पहुंच जाती है, जहां वो हेलब्रांड से पहली बार मिली थी, और वहीं हेलब्रांड की असलियत जाहिर हो जाती है। हेलब्रांड ही साउरॉन है। हेलब्रांड गैलेड्रियल से मोहित हो गया है। वो उसे पाना चाहता है, पर गैलेड्रियल का मकसद तो साउरॉन का अंत है। साउरॉन उसे चुनौती देता है। गैलेड्रियल भी तैयार है। वो खुद को गहरे समुद्र में डूबते हुए पाती है। तभी होश में आने पर उसके सामने एलरोंड होता है, जो उसके अशांत मन को शांत करता है। वहां से भागकर गैलेड्रियल कैलिब्रिम्बोर के पास पहुंचती है। एलरोंड हेलब्रांड के बारे में पूछता है। गैलेड्रियल कहती है वो जा चुका है और शायद वापस लौटकर कभी ना आए। गैलेड्रियल कैलिब्रिम्बोर को मिथ्रिल से 3 वस्तुएं बनाने के लिए कहती है, क्योंकि एक हमेशा भ्रष्ट करेगा, दूसरा बंटवारा करेगा और तीसरा संतुलन बनाए रखेगा। वो कहती है जो शक्ति आज उत्पन्न होगी उस पर केवल एल्व्स का अधिकार होगा। आगे हम नोरी को उस आदमी यानी ईस्टर के साथ देखते हैं। नोरी पूछती है क्या उसे कुछ याद आया। वो कहता है कुछ साए हैं, कुछ चेहरे हैं, पर बहुत कुछ अब भी जानना बाकी है, जो रून जाकर ही पता लगेगा। नोरी पूछती है कि जादूगरनियों ने उसे ईस्टर कहकर पुकारा, उसका मतलब क्या है।
वो कहता है ईस्टर का मतलब ज्ञानी या देवदूत होता है। नोरी ईस्टर के साथ रून जाने का फैसला करती है। वो अपने परिवार और बाकी के हार्फूट से विदा लेकर ईस्टर के साथ रून के सफर पर चल देती है। कहानी दोबारा एरिग्योन की ओर मुड़ती है। मिथ्रिल को वस्तु में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। एल्रोंड को भी हेलब्रांड का सच पता लग जाता है। वो तुरंत कार्यशाला में गैलेड्रियल के पास पहुंचता है और पाता है कि वस्तु क्रिया संपन्न हो चुकी है। मिथ्रिल अंगूठी का आकार ले चुकी है। अंगूठी का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि एल्रोंड के हाथ में उन दस्तावेजों को देखकर भी गैलेड्रियल का ध्यान वापस अंगूठी की ओर खींचा जाता है। और आखिर में हम हेलब्रांड को दक्षिण में पाते हैं, जहां ज्वालामुखी अब भी आग उगल रही है। और इस आखिरी एपिसोड के साथ द रिंग्स ऑफ पावर के पहले सीजन का अंत हो जाता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रिंग्स ऑफ पावर के पहले सीजन के सारे एपिसोड्स नॉन स्टॉप एंजॉय कर सकते हैं और फ्यूचर में आने वाली मूवीज के बेस्ट एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए लेट्स शो एक्सप्लेन मूवीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि अपलोड होने के तुरंत बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए